हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कई बच्चों के मैसेज आए थे कि सर आरआरबी ग्रुप डी को लेकर क्या एक्सपेक्टेड डेट है, या फिर आपका जोन के रेस्पेक्ट में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, या टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी के रेस्पेक्ट में। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी आई है ग्रुप डी की, इसके साथ साथ कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। सेकंड नंबर पर हम लोग इसमें एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट को भी लेकर आपका चर्चा करेंगे। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है आरआरबी ग्रुप डी को लेकर, जो भी विभिन्न सोर्सों से आपका जो पता लगी हैं चीजें, वो सारी चीजें यहां पर आपका डिस्कस की जाएगी। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर हम लोग लास्ट 120 डे आपका जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई से पहले नहीं कराया जाएगा, तो आपके टोटल अगर हम देखें तो आपके 120 दिन बचते हैं, इनमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग फोर्थ नंबर पर यह भी डिस्कस करेंगे वेयर वी आर, यानी कि अभी तक हम लोगों ने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं यहां अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और आपके कितने टॉपिक बच गए हैं जिनको हमें आगे की क्लास में कवर करना है। दूसरी चीज, इसके साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है लास्ट टाइम में। तो यहां इन सभी की चीजों की स्टार्टिंग करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी, इसके साथ साथ आपका कितने फॉर्म फिल किए गए हैं वैकेंसी के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर टोटल वैकेंसी और फॉर्म कितने फिल किए गए हैं उनको समझने के लिए हमें एक कंपैरिजन की आवश्यकता होगी कि लास्ट टाइम में जब ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई थी, कब 2020 में आपका जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उस समय जो टोटल वैकेंसी थी वो आपकी 1,03,000 प्लस आपकी वैकेंसी थी। 1,03,3400 के आसपास रही थी आपकी वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी 1,03,000 के आसपास थी, 1 लाख क्रॉस कर गई थी। और जब फॉर्म फिलिंग का डेटा जब सामने आया कि हाँ कितने फॉर्म फिल किए गए इतनी वैकेंसी के रेस्पेक्ट में, तो रेलवे के भी होश उड़ गए थे। इसके साथ साथ बच्चे भी आपके बहुत शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि यहां पर जो फॉर्म फिल किए गए थे वो आपके 1,15,00,000 1,15,00,000 प्लस फॉर्म फिल किए गए थे। जी हां, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है कि कोई वैकेंसी आती है तो खासकर की रेलवे की वैकेंसी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका रेलवे में इंटरेस्टेड रहते हैं कि रेलवे की जॉब जो है वो सबसे सेफ जॉब समझी जाती है, और इसको हमें क्लियर करना हमारे लिए आसान रहता है, क्योंकि यहां पर केवल 3 ही टॉपिक पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीएस। इसमें आपका कोई अलग से चीजें आपको तैयार नहीं करनी पड़ती। इस वजह से यहां पर जो फॉर्म फिलिंग का जो डेटा था वो बहुत ही एक बल्क में था, बहुत ज्यादा डेटा था। अब यहां पर 2020 की जो वैकेंसी थी उसमें आपका इतनी फॉर्म फिलिंग देखी गई, तो यहां बच्चों को ये थोड़ा मन में शंका थी कि हाँ इस बार भी आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है या कितनी रही होगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ या फिर आपका कंपटीशन डिसाइड होगा। तो यहां अगर हम बात करें 2025 में जो वैकेंसी है टोटल, वो आपका 32,000 प्लस वैकेंसी है। पहले कई बार सुनने में आया था कि हाँ वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि वैकेंसी बढ़ाई जा रही है या फिर बढ़ाई जा सकती है। हमें मान के चलना है कि 32,000 वैकेंसी है, और इसी में हमें एक सीट अपनी सिक्योर करनी है और एक जॉब यहां पर हमें कंफर्म करनी है। 32,000 वैकेंसी जो है उसके रेस्पेक्ट में यहां पर जो फॉर्म फिलिंग किया गया है, सारे जोन को मिलाकर आपका यहां पर डेटा बताया जा रहा है। अभी तक रेलवे ने अलग अलग जोन को लेकर डेटा डिवाइड नहीं किया है, यहां पर आपका कोई भी जोन को लेकर अलग से डेटा डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो यहां अगर हम बात करें तो टोटल जो फॉर्म फिलिंग हुई है वो 85 लाख प्लस लोगों ने आपका फॉर्म फिल किया है, और ये संख्या आपका 85 लाख जो प्लस है ये आपका 1 करोड़ प्लस भी जा सकती है ऑब्वियसली आपका, क्योंकि जो कुछ फॉर्म फिलिंग है अभी आपका जो फाइनल डेटा आएगा तो वहां पे आप देखोगे कि ये 85 लाख से 1 करोड़ तक फॉर्म फिलिंग हुई है टोटल आरआरबी ग्रुप डी के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं उसके रेस्पेक्ट में ये आपका डेटा है। जोन वाइज अभी आपका कोई भी डेटा डिक्लेयर नहीं किया गया है, जोन वाइज डेटा अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो यहां पर जोन वाइज कोई भी डेटा डिक्लेयर नहीं है। अब इसके बाद यहां पर क्योंकि फॉर्म फिलिंग काफी बल्क में हुई है, उसके रेस्पेक्ट में यहां पर अगर हम एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात करें
एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, सबके दिमाग में ये चल रहा है आपका कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है, क्योंकि आपका बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल या फिर आपका 10+2 लेवल के फॉर्म फिल किए हुए हैं और वो आपका ग्रुप डी का भी उन्होंने फॉर्म भर रखा है। तो वो लोग अपनी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ ग्रुप डी की तैयारी भी साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की, क्योंकि अभी फिलहाल आरपीएफ के जो एग्जाम है वो आपके चल रहे हैं। आरपीएफ के एग्जाम जो है वो 18 मार्च 2025 को ये आपके खत्म हो जाएंगे, आपके 18 मार्च 2025 तक चलेंगे। इसके बाद ही आपका आरआरबी एनटीपीसी या फिर आपका आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएशन या 10+2 लेवल को लेकर डेट आपका डिसाइड होगी या डेट सामने आएगी। तो यहां पर सबसे पहले जो एग्जाम है वो आपका आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम कराया जाएगा और ग्रेजुएशन लेवल के बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम जो कराया जाएगा वो आपका क्या रहेगा, 10+2 लेवल का। तो यहां तक आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम कराए जाने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म ग्रुप डी से पहले आया था, तो पहले इसको कवर कराया जाएगा, उसके बाद ही आपका बात होगी किसकी, ग्रुप डी की। तो जहां तक मान के चल रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम है वो मई से लेकर आपका जुलाई के बीच में, मई से लेकर जुलाई के बीच में आपके कंडक्ट कराए जा सकते हैं। यहां ये एक्सपेक्टेड डेट समझी जा रही है, मोस्टली चांसेस यही है कि मई से जुलाई के बीच में ये खत्म करा लिए जाएंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें ग्रुप डी की, क्योंकि ग्रुप डी का जो नंबर है वो आरआरबी एनटीपीसी के बाद ही आएगा और आरआरबी एनटीपीसी के बाद जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसकी जो डेट है वो आपका अगस्त के बाद ही आपका कराए जाएंगे। अगस्त से पहले आपका आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम कराने के कोई चांसेस नहीं है। अब यहां पर अगर हम अगस्त में मान के चले कि अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, अगस्त मिड तक अगर ग्रुप डी का एग्जाम करा लिया जाता है तो हमारे पास टोटल कितने दिन बचेंगे, क्योंकि मार्च आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, 15 दिन आपके बचे हुए मार्च में, और इसके साथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यहां टोटल आपके पास 4 मंथ बचते हैं। तो यहां पर 4 मंथ का टाइम आपके पास बचा है जिसमें आपको ग्रुप डी को लेकर तैयारी करनी है। यहां तक जो हम लोग अगर डे की बात करें तो 120+ डे आपके पास हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए। अब इस टाइम के बीच में ही आपका एनटीपीसी का भी एग्जाम हो जाएगा। एनटीपीसी के आपके एग्जाम में चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो या फिर 10+2 लेवल का एग्जाम हो। तो यहां अगर हम देखेंगे कि लास्ट के 120 दिन की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। 120+ डे स्ट्रेटजी, क्योंकि आरआरबी जो ग्रुप डी है उसमें आपका जो एग्जाम है वो केवल एक ही मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। यहां पर एक ही सीबीटी होगा, सीबीटी 1 में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, उसी में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसी में आपका जो भी आपका होना है नहीं होना है वो उसी से पता लग जाएगा। तो सीबीटी 1 के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर 3 सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं। सबसे पहले आपका मैथ्स रहेगा, सेकेंड नंबर पर रीजनिंग, थर्ड नंबर पर जीके जीएस वाला पार्ट। अब यहां पर मैथ वाले सेक्शन में अगर हम देखें तो लास्ट के प्रीवियस ईयर के जब आप ग्रुप डी के एग्जाम के क्वेश्चन लगाने बैठते हो तो आपको यह पता लगेगा कि आरआरबी ग्रुप डी जो है वो भले ही आपका लेवल आपका 4 की जॉब है या फिर आपका ग्रुप डी की जॉब है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपका एसएससी से कम बिल्कुल नहीं है। तो मैथ के रेस्पेक्ट में आपको जो भी आपका अर्थमेटिक या फिर आपकी एडवांस मैथ, अर्थमेटिक या एडवांस मैथ जो है वो आपको एसएससी लेवल पर जाकर कवर करनी है, एसएससी लेवल पर जाकर कवर करनी है। नॉर्मल लेवल यहां पर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। जब आपने एसएससी लेवल की मैथ्स कवर कर रखी होगी तो आप यहां पर कंफर्टेबल रहोगे आरआरबी ग्रुप डी की मैथ के साथ में। अगर आपने नॉर्मल लेवल पे आपने इसको हल्के में ले लिया तो वहां पर वो आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। तो यहां पर मैथ्स को हमें हल्के में नहीं लेना है, उसको एसएससी लेवल पे कवर करना है। रीजनिंग आपका ऑलमोस्ट ऐसा है कि आप कवर कर लोगे, एसएससी के आप नॉर्मल लेवल की बात करोगे तो यहां पर एसएससी की लेवल की रीजनिंग पूछी जाएगी, वो आपकी आराम से यहां पर हो जाती है, यहां पर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद तीसरा जो सेक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीके जीएस का सेक्शन, यहां बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज है वो जीके जीएस वाले सेक्शन का रहता है। तो जीके जीएस वाले सेक्शन पे जो सबसे ध्यान देने वाला पार्ट है वो आपका क्या है, जनरल साइंस।
जनरल साइंस। जनरल साइंस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है जीके जीएस वाले पार्ट पे, क्योंकि यहां पर जो आपके क्वेश्चन आने 10 से 12 एमसीक्यू हैं वो आपके जनरल साइंस से जरूर पूछे जाते हैं। ये संख्या आपका बढ़ सकती है, कभी कम नहीं होगी। तो यहां पर टोटल 40 में से 10 से 12 एमसीक्यू जनरल साइंस से आपके जरूर पूछे जाएंगे। और यहां पर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि जनरल साइंस में आपको थ्योरी तो कवर करनी ही करनी होती है, इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो कि बच्चे छोड़ देते हैं वो आपको जरूर कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन लास्ट टाइम काफी पूछे गए थे और वहां पर बच्चों को दिक्कत आई थी। तो यहां थ्योरी के साथ साथ जो जनरल साइंस के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं या केमिस्ट्री को लेकर जो भी आपके नॉर्मल छोटे जो आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको जरूर करके जाना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जनरल साइंस के साथ साथ स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पर भी स्टैटिक जीके वाले पार्ट से 8 से 12 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू जरूर पूछे जाते हैं। मतलब ये दो पार्ट ऐसे हैं जिनसे आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। अगर ये दो पार्ट आपने अच्छे से कर लिए तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी ग्रुप डी के एग्जाम में। अब यहां स्ट्रेटजी की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमने कौन कौन से टॉपिक अभी इस प्लेटफॉर्म पे कवर कर लिए हैं, तो यहां पर मैथमेटिक्स यानी कि क्वांट को लेकर ये आपके टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर आपने इन टॉपिक को नहीं किया है, क्योंकि आपके पास अभी 120 दिन का टाइम है, तो आप उनको आराम से कवर कर सकते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर ये टॉपिक जो हैं जिनके नाम आपको बोर्ड पर दिए गए हैं, ये हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। आरआरबी ग्रुप डी के रेस्पेक्ट में ये सबसे ज्यादा आपके पूछे जाने वाले टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने इन्हीं को कवर किया है। इसके साथ साथ जो आपके टॉपिक बच जाते हैं, कुछ आपके अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, कुछ एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं, ये अभी आपका आने वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो इन सभी टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कुछ छोड़ना है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है। अभी छोड़ने वाला टाइम नहीं आया कि हाँ लास्ट के दिन 1 महीने बचा है या फिर 15 दिन बचा है कि हमको क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो यहाँ पर इन टॉपिक को हम आने वाली क्लास में कवर करेंगे। इसके साथ साथ रीजनिंग में जो आपका सिलेबस है उसमें अभी आपके जो टॉपिक हुए हैं एनालॉजी, क्लॉक कैलेंडर, डायरेक्शन डिस्टेंस, रैंकिंग, वेन डायग्राम और स्लॉग, तो ये टॉपिक आपके अभी कवर कराए जा चुके हैं। अभी रीजनिंग के जो लेक्चर है उनकी स्पीड थोड़ी स्लो रही है, अभी हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं और रेगुलर आपको रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। तो यहां पर रीजनिंग के जो वीडियो हैं वो आपके रेगुलर यहां प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये आपके रिमेनिंग टॉपिक हैं रीजनिंग के, जो कि आपको अब आने वाली क्लास में कवर कराए जाने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के, जिसको अगर आपने कवर कर लिया तो आपके एग्जाम में रीजनिंग वाले पार्ट में कहीं गड़बड़ नहीं होती और आप वहां पर 100% स्कोर करके आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और यहां बने रहना है लास्ट तक, क्योंकि लास्ट के टाइम में जब आपका 1 महीने का टाइम रह जाएगा, समय रह जाएगा, वहां पर हम प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली डिस्कस करने वाले हैं और आपकी वहां लाइव क्लासेस, इसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, दोनों की आपकी फॉर्म में आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसके अलावा जीके जीएस को लेकर क्या आपकी एडिशनल स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे आप एग्जाम में 30+ क्वेश्चन आप सही कर पाओ, उसको लेकर गौरव वैष्णव सर हैं वो आपको गाइड करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका मिलेंगे, इसके आगे वाले पार्ट की हम लोग तभी बात करेंगे। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।